हेलो विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी सेकंड पेपर की, जो हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ हम जिस संबंध की बात कर रहे थे कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का किस प्रकार का संबंध है, क्या संबंध है, उस संबंध की हम आपसे बात करने चाह रहे हैं कि क्या हमने राजनीति विज्ञान के साथ संबंध पढ़ा, हमने इतिहास के साथ संबंध पढ़ा, हमने अर्थशास्त्र के साथ संबंध पढ़ा, इसी के साथ साथ हमने समाजशास्त्र के साथ संबंध पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं जो मानव भूगोल है। इस मानव भूगोल के हम संबंध की बात करें तो हमारे पास में संबंध आता है, यानी मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस, जो यानी मिलिट्री साइंस है, अर्थात जो मिलिट्री साइंस है उसके साथ क्या संबंध है। अर्थात जो अपने पास में कक्षा है, यदि मैं उस कक्षा की आपसे बात करूं तो कक्षा मेरे पास में आती है बीए जो पार्ट है, अर्थात तो कौन सा पार्ट है, मैं सेकेंड ईयर की आपसे बात कर रहा हूँ कि सेकेंड ईयर का जो द्वितीय, यानी जो हमारे पास में बीए का जो द्वितीय वर्ष है उसमें द्वितीय वर्ष की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अर्थात इस द्वितीय वर्ष का जो हमारे पास में यानी जो पेपर चल रहा था वह पेपर था हमारे पास में कौन सी ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। हम कौन सी ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। अर्थात जो ह्यूमन ज्योग्राफी यानी बीए सेकंड पार्ट के लिए जो सेकंड प्रश्न पत्र के रूप में हम जिसको रीड कर रहे हैं, हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, वो कौन सा प्रश्न पत्र है, यह हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रश्न पत्र की। कौन से प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं वह प्रश्न पत्र कौन सा है, वह प्रश्न पत्र है द्वितीय अर्थात बीए पार्ट सेकंड का द्वितीय प्रश्न पत्र है। अर्थात काफ़ी हम इसके विकास की गति को आगे तक बढ़ा चुके हैं और जो हमारे पास में आ रहा है जो पेपर है वह है सेकंड पेपर। हम सेकंड पेपर की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, यह पेपर चल रहा है और इस पेपर के यदि हम टॉपिक की आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में टॉपिक आता है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। जो टॉपिक है वह है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से हम किसकी बात कर रहे हैं, से हम संबंध की बात कर रहे हैं। अर्थात मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध। हम बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल का अन्य जो हमारे सामाजिक विज्ञान हैं, अन्य जो समाज से जुड़े हुए रिलेटेड विज्ञान हैं, मैं उन विज्ञानों की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। उन विज्ञानों के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, उन विज्ञानों के साथ में संबंध की बात कर रहा हूँ। जो हमारा संबंध चल रहा था, यानी जो संबंध चल रहा था उस संबंध की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में 5वें क्रम का संबंध चल रहा था, यानी वो है संबंध कौन सा था, यानी 5th क्रम तक हम पहुंच गए थे। मानव भूगोल का हमने अर्थशास्त्र के साथ संबंध पढ़ लिया, मानव भूगोल का हमने राजनीति विज्ञान के साथ संबंध पढ़ लिया, मानव भूगोल का हमने
समाजशास्त्र के साथ संबंध पढ़ लिया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का यानी अर्थशास्त्र के साथ संबंध पड़ा, यानी अब जो हमारा क्रम चल रहा है, जिस क्रम की हम आपसे बात कर रहे हैं, वह हमारा क्रम है 5वें नंबर का संबंध का क्रम। तो हम बात करते हैं उसी 5th क्रम की जो हमारे पास में चल रहा है। यदि हम आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को, तो यह क्रम कौन से नंबर पर आ रहा है हमारे पास में? 5वें नंबर पर यह क्रम आ रहा है। कौन से नंबर पर आ रहा है? यह क्रम हमारे पास में 5वें नंबर पर आ रहा है। तो देखिए हमारे पास में जो 5वें नंबर पर क्रम आया वह आया मानव भूगोल। मानव भूगोल ठीक है जी। हम आपसे बात करें मानव भूगोल व कौन सा विज्ञान? सैन्य विज्ञान। मानव भूगोल व सैन्य विज्ञान। कौन सा विज्ञान? सैन्य विज्ञान। अर्थात हम आपसे बात कर रहे हैं मानव भूगोल का संबंध किसके साथ? यानी मिलिट्री साइंस के साथ। देखिए यानी मानव भूगोल का संबंध किसके साथ? यानी मिलिट्री साइंस के साथ। यानी जो मिलिट्री साइंस है, यानी जो मिलिट्री साइंस है, सैन्य विज्ञान के साथ क्या संबंध है मानव भूगोल का? क्या मानव भूगोल के अंतर्गत ही सैन्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? क्या ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो सैन्य विज्ञान और मानव भूगोल दोनों में क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। हम उन फैक्टों की बात करते हैं। फैक्ट है हमारे पास में, हम फैक्चुअल चीज पर आ रहे हैं। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत, कौन से विज्ञान के अंतर्गत? सैन्य विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रों की सीमाओं, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति एवं पर्यावरणीय एवं कौन सी दशाएं? यानी भौगोलिक स्थिति एवं पर्यावरणीय क्या दशाओं, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों, भौतिक तथा भौतिक तथा मानवीय संसाधन। कौन से संसाधन? भौतिक तथा, हम कौन से संसाधनों की बात कर रहे हैं?
भौतिक तथा मानवीय संसाधनों, जनशक्ति यानी जनसंख्या, जनसंख्या और जनसंख्या के साथ साथ हम बात करते हैं सुरक्षा, आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। जो 5वां क्रम हमारा चल रहा है, इस 5वें क्रम के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल व सैन्य विज्ञान अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी एंड मिलिट्री साइंस की हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो फैक्चुअल जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को हम व्याख्या करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। आप ध्यान दीजिए, सैन्य विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रों की सीमाओं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य की सीमा, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य की सीमाओं, भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी वहाँ की भौगोलिक स्थिति और अवस्थिति यानी भौगोलिक स्थिति एवं पर्यावरणीय दशाएं अर्थात पर्यावरणीय दशाओं का मीन्स हम जलवायु से इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। जलवायु के साथ हम पर्यावरणीय दशाओं को शामिल कर सकते हैं कि वहाँ की पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, मैं उन कंडीशनों की बात कर रहा हूँ, तथा मानवीय संसाधन तथा ह्यूमन रिसोर्सेज तथा मानवीय संसाधनों व जनसंख्या, मानवीय संसाधनों के साथ जनसंख्या, सुरक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ साथ जो भौतिक संसाधन हैं, जो मानवीय संसाधन हैं, जो किसी राष्ट्रों की सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं के साथ साथ हम बात करें वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। यदि वहाँ की भौगोलिक स्थिति की हम बात करते हैं कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, यदि हम उन सभी की आपसे बात करना चाहें कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ विभिन्न राष्ट्रों के साथ लगने वाली यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अलावा बात करें पर्यावरण की दशाएं कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसको हम पर्यावरणीय दशाओं में शामिल कर सकते हैं। भौतिक तथा मानवीय संसाधन, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों को हमने भौतिक संसाधनों में शामिल किया है। जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों को हमने किस में शामिल किया है, भौतिक संसाधनों के अंतर्गत हमने शामिल किया है। इसके अलावा हम बात करें जनसंख्या अर्थात उस राष्ट्र में रहने वाली जनशक्ति, उस राष्ट्र में रहने वाली जनशक्ति, आज सुरक्षा तथा उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए आदि का अध्ययन हम कौन से विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, हम मिलिट्री साइंस के अंतर्गत करते हैं, हम सैन्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अर्थात ये सारे विषय किसके हैं, ये सैन्य विज्ञान के विषय हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। अगला फैक्ट है सैन्य भूगोल में
सैन्य भूगोल में, यानी कौन से भूगोल में, सैन्य भूगोल में सामरिक स्थलों की भौगोलिक यानी सामरिक जो स्थल हैं उन सामरिक स्थलों की भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन का भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन का क्या है, विशेष महत्व है। क्या है, विशेष महत्व है। किसका कि सैन्य भूगोल में सामरिक स्थलों की भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन का। देखिए आप, सामरिक स्थल यानी युद्ध स्थल, कौन से स्थल, हम आपसे बात कर रहे हैं युद्ध स्थलों की, जो युद्ध स्थल हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे स्थल या ऐसे पैलेस या ऐसे पॉइंट जहां पर हमेशा युद्ध होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, आशंकाएं बनी रहती हैं, उन स्थलों को हमने सैन्य या सामरिक स्थलों में शामिल किया है। उनको हमने किस में शामिल किया है, सामरिक स्थलों के रूप में हमने उन स्थलों को शामिल किया कि भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन का, अर्थात वह सामरिक स्थल, उन सामरिक स्थलों की कौन सी स्थिति या कौन सी कंडीशन, यानी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल परिस्थितियाँ। कौन सी परिस्थितियाँ हम बात कर रहे हैं, उनकी ज्योग्राफिकल परिस्थितियों की, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। कौन सी परिस्थितियों की बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करना चाह रहे हैं कि वह भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। हम उन परिस्थितियों की आपसे क्या करना चाह रहे हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। अर्थात यानी भौगोलिक परिस्थितियों के अध्ययन का विशेष महत्व है। उन्हें सामरिक स्थलों का जो अध्ययन किया जाता है, जो सैन्य भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जो मिलिट्री साइंस के अंतर्गत आते हैं, जो सैन्य विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, हम उनकी जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस यानी जो पोजीशन निर्धारित करते हैं, क्या ये संवेदनशील क्षेत्र है, क्या अति संवेदनशील क्षेत्र है, इस प्रकार की जो हम कंडीशंस यानी जो हम टर्म रखते हैं, जो शर्तें रखते हैं, वो शर्तें किसके आधार पर निर्धारित होती हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर। क्या वह पॉइंट किसी हिल स्टेशन पर है, क्या वो किसी मैदानी क्षेत्र में है, क्या किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में है, क्या किसी यानी कोई जल स्रोत यानी कोई वाटर बॉडीज के पास में है। इस प्रकार की जो कंडीशन, जो परिस्थितियां निर्धारित होती हैं इन सामरिक स्थलों की, तो इन सामरिक स्थलों की इन भौगोलिक परिस्थितियों का निर्धारण यानी भौगोलिक परिस्थितियों की जो कंडीशंस बनती हैं, यानी इनका निर्धारण हम सैन्य भूगोल में करते हैं। किसमें करते हैं, हम सैन्य भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जब हम सैन्य भूगोल के अंतर्गत उन पॉइंटों का अध्ययन करते हैं, जो पॉइंट जो सैन्य भूगोल के लिए सामरिक स्थल हैं, उनकी जो लोकेशन निकालते हैं, उनका जो परिस्थितियां निकालते हैं, उनकी जो कंडीशन निकालते हैं, उनकी दशाएं निकालते हैं, तो दशाएं निकालने के पीछे हमारा फैक्ट कौन सा है, हमारा लॉजिक कौन सा है, वह है भौगोलिक परिस्थितियां। कौन सी परिस्थितियां, कि वो किस भौगोलिक परिस्थितियों में है, वहाँ की धरातल की संरचना कैसी है, अर्थात उसी के साथ साथ उसके धरातल की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर उस युद्ध स्थल को हम संवेदनशील या अति संवेदनशील क्षेत्र में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे को कौन सा शास्त्र देता है, इस प्रकार की जानकारी हमारे को आपका सैन्य भूगोल उपलब्धि करवाता है। अगला फैक्ट है
देशों के मध्य जो विभिन्न देश हैं उन देशों के मध्य युद्ध मोर्चों का निर्धारण उस क्षेत्र विशेष की यानी जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष की भौतिक दशाओं स्थिति उस क्षेत्र विशेष की भौतिक दशाओं स्थिति और स्थिति के साथ साथ क्या जलवायु स्थलाकृति जल वन आदि के ज्ञान जल वन यानी जल वन आदि के ज्ञान किसके ज्ञान जल है वन है आदि का जो ज्ञान है आदि के ज्ञान के आधार पर किया जाता है आदि के ज्ञान के आधार पर ज्ञान के आधार पर किया जाता है आदि का ज्ञान हमें भूगोल से प्राप्त होता है स्थलाकृति जल वन आदि के ज्ञान के आधार पर किया जाता है आदि का ज्ञान हमें भूगोल से प्राप्त होता है। देखिए यानी देशों के मध्य युद्ध मोर्चे यानी जो सामरिक स्थल होते हैं मैं उन सामरिक स्थलों की आपसे बात कर रहा हूं उन युद्ध मोर्चों का निर्धारण उसी क्षेत्र की फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है उस क्षेत्र की भौतिक दशाओं पर उस क्षेत्र की कौन सी दशाओं पर उस क्षेत्र की भौतिक दशाओं पर उस क्षेत्र की भौतिक दशाओं पर क्या करता है डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र की भौतिक दशाएं किस प्रकार से हैं अर्थात जिस क्षेत्र में युद्ध मोर्चे स्थित हैं जहां पर युद्ध स्थल स्थित हैं वहां के युद्ध मोर्चे उस देश की स्थिति किस प्रकार की है उस देश की स्थिति किस प्रकार की है स्थिति का मतलब उसके पास में क्या शांति प्रिय देश हैं या क्या ऐसे देश जो हमेशा अशांति की फिराक में रहते हैं यानी वो देश संसार के मानचित्र में जहां पर स्थित है तो उसके जो आसपास के जो उसके निकटतम जो पड़ोसी देश हैं उन देशों की कंडीशन किस प्रकार से है उन देशों की स्थिति किस प्रकार से है क्या वो देश शांति प्रिय हैं या क्या वो देश शांति प्रिय नहीं है तो उनकी स्थिति के साथ साथ वहाँ की जलवायु कैसी है जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि शीत प्रदेशों में जहाँ पर हमारे सैनिक
यानी जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन सीमाओं पर हमेशा हर प्रकार की मौसमी परिस्थितियों का मुकाबला करते रहते हैं या उन मौसमी परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए डटे रहते हैं, यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं। तो मैं उन कंडीशंस की आपसे बात कर रहा हूँ कि वहाँ की जलवायु क्या प्रतिकूल है या क्या अनुकूल है, वहाँ की जलवायु क्या विषम है या क्या सम जलवायु है। तो जलवायु एक ऐसा बहुत बड़ा कारक है जो मानव की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, मानव के रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती है और मानव की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को, जो मानव से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, उनको भी प्रभावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यानी जलवायु के द्वारा किया जाता है। स्थलाकृतियाँ, क्या स्थलाकृति यानी ह्यूमोफोरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी स्थलाकृतिक संरचनाएं, यानी जहाँ पर हमारे युद्ध मोर्चे हैं, हम जिन युद्ध मोर्चों की बात कर रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं। क्या वहाँ पर माउंटेन वाला क्षेत्र है, क्या वहाँ पर ओशियन वाला क्षेत्र है, क्या वहाँ पर मैंग्रोव वाला क्षेत्र है, क्या वहाँ पर प्लेटू वाला पठारी क्षेत्र है, किस प्रकार की वहाँ की यानी उसके धरातल की विशेषताएं हैं, उसकी स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। जल वन, जल में हम शामिल करेंगे वाटर बॉडीज को, विभिन्न प्रकार के हम जल स्रोतों की आपसे बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जल स्रोत, इसमें सागर, महासागर, नदियां, झील आदि को आप शामिल कर सकते हो। वन, प्राकृतिक वनस्पति को हम शामिल करेंगे, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है हम उसको शामिल करेंगे। भूमध्य रेखीय वन जो आपके सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय हैं, इसके अलावा आपके मरुस्थलीय वन हैं, यानी मैं विभिन्न प्रकार के मानसूनी वन हैं। तो मैं विभिन्न प्रकार के वनों की आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस स्थान विशेष की जैसी जलवायु होगी वहाँ पर वर्षा की मात्रा किस प्रकार से हो रही है, यानी उसी के आधार पर वहाँ पर डिपेंड करता है क्या वहाँ के वनों का प्रकार, वहाँ के वनों की सघनता, वहाँ के वनों का क्षेत्रफल, क्या उन वनों तक मानव की पहुँच है। यदि वनों तक मानव की पहुँच है तो मानव ने उन वनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया है, मानव ने उन वनों को नुकसान पहुँचाया होगा। तो ये इन सब के आधार पर निर्धारण किया जाता है। आदि का ज्ञान, ये जितने भी सारी कंडीशंस बनी हैं हमारे पास में, जितने भी हमने कंडीशनों के दशाओं की आपके पास में बात की है, जितने भी सारी हमारे पास में दशाएं निर्धारित हुई हैं, इन सारी जो दशाएं हैं, इन दशाओं का ज्ञान हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे को भूगोल से ही प्राप्त होता है। तो क्या ये युद्ध मोर्चों का निर्धारण इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो क्या हम सैन्य भूगोल को, क्या मिलिट्री साइंस को, क्या हम ह्यूमन ज्योग्राफी से दूर कर सकते हैं? हम ह्यूमन ज्योग्राफी से दूर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि युद्ध मोर्चों का निर्धारण इन सभी कंडीशन को देखते हुए ही किया जाता है और ये सारी कंडीशन हमारे को कहाँ पर मिलती हैं? भूगोल में मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सैन्य भूगोल के मध्य और मानव भूगोल के मध्य, दोनों के मध्य क्या होता है? गहरा संबंध होता है। अगला फैक्ट है सैन्य भूगोल में मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है। कौन से भूगोल में? सैन्य भूगोल में मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन सभी तथ्यों का
अध्ययन मानव भूगोल की शाखा, मानव भूगोल की शाखा इन सभी तथ्यों का अध्ययन, इन सभी तथ्यों, इन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल की शाखा, मानव भूगोल की शाखा सैन्य भूगोल, मानव भूगोल की शाखा सैन्य भूगोल, अर्थात कौन सी? कौन सी? यानी मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? में किया जाता है। यानी सैन्य भूगोल में मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है। जो सैन्य भूगोल होते हैं उनमें मैपिंग की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी स्थान की ट्रेसिंग करनी हो, किसी स्थान विशेष पर उनको पहुंचना हो, तो वो मैप का सहारा लेते हैं सैनिक लोग। और हम जो मैप की जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जो मानचित्रों की बात करते हैं, वह मानचित्र भूगोल का विषय है। अर्थात हम किसी भी देश के सैनिकों की बात करें तो किसी भी देश के सैनिक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेते हैं? विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक मानचित्रों का सहारा लेते हैं, यानी टोपोग्राफिकल मैप्स का सहारा लेते हैं। अर्थात यदि उन मानचित्रों के अध्ययन की हम बात करते हैं तो उन मानचित्रों का जो अध्ययन है प्यारे विद्यार्थियों, वह अध्ययन कहाँ करते हैं? हम भूगोल में करते हैं। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी की वह शाखा, यानी भूगोल की वह शाखा जिसमें हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं, वह कार्टोग्राफी कहलाती है। वह कौन सी शाखा कहलाती है? उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। अर्थात वह प्रयोगात्मक भूगोल कहलाती है, अर्थात वह मानचित्रावली कहलाती है। उन्हीं मानचित्रों को यदि हम मिलिट्री के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हीं मानचित्रों को हम सेना के लिए अप्लाई करते हैं, तो वह सैन्य मानचित्र कहलाते हैं। अर्थात मानचित्र किसका विषय है? मानचित्र भूगोल का विषय है। लेकिन उन भूगोल की विषय सामग्री को हम कहाँ काम में ले रहे हैं? हम सेना के लिए काम में ले रहे हैं। तो हम सेना के लिए काम में ले रहे हैं, तो वह कौन सा भूगोल हुआ? वह मिलिट्री ज्योग्राफी हुई, वह सैन्य भूगोल हुआ। और इस प्रकार की शाखा जिसमें भूगोल के विषय को हम सेना के लिए, हम मुख्य रूप से मिलिट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार की जो मानव भूगोल की एक ब्रांच तैयार होती है, एक ब्रांच बिल्ड होती है, उसे ब्रांच का नाम है मिलिट्री ज्योग्राफी। उसको हम मिलिट्री ज्योग्राफी के नाम से संबोधित करते हैं, जिसमें भूगोल के विषय सामग्री को उस मिलिट्री के लिए अप्लाई किया जाता है और वह उनका प्रयोग करके अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच करके उन
स्थानों की वे वहाँ पर चौकसी करते हैं, मोर्चाबंदी करते हैं, हमारी सुरक्षाएँ करते हैं, हमारे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे देश की सीमाओं की वो रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। इस्तेलाह कर्तिक मानचित्रों का प्रयोग, अगला फैक्ट है, इस्तेलाह कर्तिक मानचित्रों का प्रयोग यानी टोपोग्राफिकल मैप जो हैं का प्रयोग मानव भूगोल व सैन्य विज्ञान दोनों में समान रूप से किया जाता है। दोनों में समान रूप से किया जाता है। वो जो टोपोग्राफिकल हैं, उन टोपोग्राफिकल का जो अध्ययन किया जाता है, वह टोपोग्राफिकल जो मानचित्र हैं, उन मानचित्रों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी वह इस्तेलाह कर्तिक मानचित्र हैं, उन मानचित्रों का जो प्रयोग किया जाता है, जो एक सेना अपने युद्ध मोर्चों का निर्धारण के लिए करती है। देखिए यहाँ पर हम इसको पहले इसका निर्धारण कर चुके हैं। जो एक सेना अपने युद्ध मोर्चों का निर्धारण करने के लिए करती है, अपने युद्ध मोर्चों का निर्धारण करने के लिए करती है, तो इस प्रकार के मानचित्रों को हम टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। इस प्रकार के मानचित्रों को हम इस्तेलाह कर्तिक मानचित्र कहते हैं। कौन से मानचित्र कहते हैं? इस प्रकार के मानचित्रों को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के मानचित्रों को हम इस्तेलाह कर्तिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रकार के मानचित्र कौन से मानचित्र कहलाते हैं? इस्तेलाह कर्तिक मानचित्र। यानी किसी स्थान विशेष के इस्तेलाह कर्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले मानचित्र टोपोग्राफिकल, यानी उस स्थान विशेष की यानी फिजिकल स्ट्रक्चर की जानकारी जो करवाते हैं कि उसका धरातल किस प्रकार से बना हुआ है, ऐसी कौन सी वहाँ पर भू आकृतियाँ बनी हुई हैं जिनके आधार पर उस क्षेत्र के स्थान का क्या किया जाता है, उस क्षेत्र के स्थान का निर्धारण किया जाता है कि वहाँ का धरातल किस प्रकार का बना हुआ है। क्या वहाँ पर कोई माउंटेन क्षेत्र है, क्या वो हिल स्टेशन है, क्या वो प्लेटू है, पठारी क्षेत्र है, क्या वो मैदानी क्षेत्र है, क्या वो डेजर्ट वाला क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, क्या वो वन वाला फॉरेस्ट वाला एरिया है। इस प्रकार का जो निर्धारण किया जाता है, वहाँ पर हमारे भूगोल विभाग के द्वारा बनाए गए जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, उन मैप को उस सेना के द्वारा अप्लाई किया जाता है, उस सेना के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और वह सेना उन इस्तेलाह कर्तिक मानचित्रों की सहायता से उस स्थान का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग जितना महत्व मानव भूगोल में है, उतना ही सैन्य विज्ञान में भी महत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए ही ये समान उपयोगी हैं, मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान के लिए हम बात कर रहे हैं। ये दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी हैं। तो इस्तेलाह कर्तिक मानचित्रों का अध्ययन हम मानव भूगोल के साथ साथ किस में करते हैं? हम सैन्य विज्ञान में भी करते हैं। अगला फैक्ट है, हमारे पास में अगला फैक्ट आ रहा है
सैन्य क्रियाओं के सुचारू रूप से, बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए हमें मानव भूगोल की सहायता लेने पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें मानव भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। यानी सैन्य क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए कौन सी क्रियाएं? जो हमारी सैन्य क्रियाएं हैं, उन सैन्य क्रियाओं का बिना किसी बाधा के, यानी जो सैन्य क्रियाएं हैं उन सैन्य क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, रुकावट नहीं आए। तो उनके लिए तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स का सहारा लिया जाता है, उन्हें स्थानों का पहले से निर्धारण कर लिया जाता है। भौतिक दशाओं, स्थिति, जलवायु, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफिकल जो कंडीशन, जल और वन के आधार पर, ठीक है ना। तो उन सैनिकों की जो हमारी सेनाएं हैं, यानी किसी भी देश की सेना है, उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या, उनके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, रुकावट नहीं आए, उनका कार्य निर्बाध गति से संचालित होता रहे। यानी इस प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? मानव भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि ये सारी जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है? ये सारी जानकारी हमारे को भूगोल से मिलती है कि कहाँ पर बाधा आने वाली है। उस स्थान विशेष का निर्धारण, यानी उस स्थान विशेष का निर्धारण का जो कार्य किया जाता है वो भूगोल को, यानी भूगोल को सबसे पहले वहाँ से अध्ययन करने के बाद में ही किया जाता है कि इस प्रकार की स्थिति होने वाली है। अर्थात उस स्थान विशेष की प्रॉपर जो हमारे को लोकेशन की जानकारी मिलती है, वह लोकेशन की जानकारी हमारे को ज्योग्राफी देती है। अर्थात ऐसी ज्योग्राफी जो व्यवहारिक ज्योग्राफी है, जो एप्लाइड ज्योग्राफी है, जिसका अध्ययन मानव करता है। मानव अपने विकास के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन के लिए करता है। तो वह भूगोल कौन सा भूगोल है? वह मानव भूगोल है। तो सैन्य क्रियाओं में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, उसका सुचारू रूप से संचालन होता रहे, उसके संचालन के लिए यानी मानव भूगोल की क्या लेनी पड़ती है? मानव भूगोल की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है ना। अगला फैक्ट है एक तो मानव भूगोल और दूसरा कौन सा भूगोल? एक तो मानव भूगोल और दूसरा कौन सा भूगोल? सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल दोनों का यानी मानव भूगोल तथा सैन्य भूगोल दोनों के ऐसा लिख लो, दोनों के पाठ्यक्रमों में भी समानता देखने को मिलती है। यानी दोनों के जो पाठ्यक्रम हैं, एक तो कौन सा भूगोल? एक तो मानव भूगोल। और एक कौन सा भूगोल?
एक सैन्य भूगोल। यानी मैं दोनों भूगोलों की बात कर रहा हूँ, एक तो मानव भूगोल, ठीक है ना, यानी एक तो मानव भूगोल और दूसरा सैन्य भूगोल। में भी समानता देखने को मिलती है। देखिए आप, एक तो मैं बात कर रहा हूँ मानव भूगोल और एक सैन्य भूगोल, दोनों के जो पाठ्यक्रम में, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं, हम आपसे बात करें कि जैसे टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, ये दोनों में शामिल हैं समान रूप से, यानी इनको हम अध्ययन करते हैं, यानी भूगोल में भी उतना अध्ययन करते हैं जितना हम सैन्य भूगोल में भी अध्ययन करते हैं, मिलिट्री साइंस में भी अध्ययन करते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अध्ययन करते हैं। इसका मतलब दोनों का जो पाठ्यक्रम है, यानी इन सब का हम विस्तृत जानकारी तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूगोल से करते हैं, लेकिन इनको हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं, युद्ध मोर्चों पर करते हैं। तो मानव भूगोल और सैन्य भूगोल, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ आपसे, मानव भूगोल और सैन्य भूगोल दोनों के जो पाठ्यक्रम है, तो दोनों के पाठ्यक्रम में इक्वलिटी देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है, दोनों के पाठ्यक्रम समान ही हैं। अर्थात उन स्थलाकृतिक मानचित्रों को, वहाँ की स्थितियों को, वहाँ की जलवायु, वहाँ के वन प्रदेश यानी प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ की वाटर बॉडीज, वहाँ की भौतिक दशाएं, वहाँ की स्थिति लोकेशन आदि का हम अध्ययन, विस्तृत अध्ययन तो ज्योग्राफी में करते हैं, लेकिन हम हमारी जो सेनाएं हैं उन सेनाओं के लिए भी हम इनको अप्लाई करते हैं। अर्थात सैन्य भूगोल का और मानव भूगोल का दोनों का जो पाठ्यक्रम है, इन दोनों के पाठ्यक्रम में क्या देखने को मिलती है, दोनों के पाठ्यक्रम में समानता देखने को मिलती है, ठीक है ना। यानी हम बात करें भौगोलिक सूचना तंत्र, अगला फैक्ट है भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक सूचना तंत्र यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करते हैं तो आता है विश्व स्थिति गत तंत्र यानी जीपीएस, क्या जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी हम बात करें किसकी, जीपीएस की, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, विश्व स्थितिगत तंत्र तथा उपग्रहों की सहायता से, तथा किसकी सहायता से, तथा उपग्रहों की सहायता से
भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, यानी जिसको हम कह सकते हैं रिमोट सेंसिंग सिस्टम, यानी जो हमारा रिमोट सेंसिंग तंत्र है, मैं आपसे बात करूं, एक तो GIS की यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपका रिमोट सेंसिंग जैसी प्रणालियाँ आती है, सैटेलाइट जैसी प्रणालियों को शामिल करते हैं। ये देखिए, उपग्रहों की सहायता से विश्व स्थितिगत तंत्र यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी विश्व स्थितिगत तंत्र, और GIS यानी भौगोलिक सूचना तंत्र, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, इस प्रकार की स्थितियों से हमारे को कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? हमारे को भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है, हमारे को भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के उपग्रह हैं। अभी हम इसी टॉपिक में आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे उपग्रह जो हमारे को सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी भूमिगत जो सूचनाएं होती हैं या जो हमारे को एस्ट्रोलॉजी से संबंधित यानी ब्रह्मांड से संबंधित सूचनाएं होती हैं, अंतरिक्ष से संबंधित, तो मैं आपसे बात करूं भौगोलिक सूचना तंत्र की, यानी ऐसा तंत्र जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, यहाँ पर घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में जो हमारे को सूचनाएं उपलब्ध करवाते रहते हैं। यह तंत्र यानी रिसेंट की टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। रिसेंट की टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी से क्या होते हैं, यह सारे तंत्र लेस होते हैं। विश्व की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने वाले उपग्रह सैटेलाइट भी हमारे पास में ऐसे उपग्रहों की स्थापना की गई है जो हमारे को भौगोलिक जानकारी, भूगोल के संदर्भ में हमारे को जानकारी क्या करवाते हैं, जो उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अगला फैक्ट है, भारत में यानी भारत में, कहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत की, कि भारत में सेना के लिए, किसमें, भारत में सैन्य उपभोग के लिए एक पृथक, भारत में सैन्य उपभोग के लिए, सेना के उपयोग के लिए एक पृथक उपग्रह, एक पृथक उपग्रह, एक पृथक क्या, एक पृथक उपग्रह, एक पृथक उपग्रह एक पृथक उपग्रह है। यानी मैं उस पृथक उपग्रह की आपसे बात कर रहा हूं, तो वो मेरे पास में कार्टोसेट आ रहा है। कार्टोसेट कौन सा उपग्रह, कार्टोसेट छोड़ा गया है। यानी देखो, सेना को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक अलग से एक सैटेलाइट की स्थापना की गई है भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा एक अलग से एक उपग्रह प्रणाली की स्थापना की गई है,
यदि मैं उस उपग्रह प्रणाली की आपसे बात करना चाहूँ तो वह उपग्रह प्रणाली है कार्टोसैट। कौन सा सेट है? कार्टोसैट वह उपग्रह प्रणाली है जो भारतीय सेना के उपयोग के लिए छोड़ा गया है। यानी ये जो कार्टोसैट की एक श्रृंखला है ना, ये जो कार्टोसैट की एक श्रृंखला है, यह क्या है? स्वदेशी। कौन सी है? यानी ये जो श्रृंखला है, ये कौन सी श्रृंखला है? यह स्वदेशी श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? यह स्वदेशी श्रृंखला है। यानी यह स्वदेशी श्रृंखला है, स्वदेशी निर्मित श्रृंखला जो भारत के द्वारा क्या है? भारत के द्वारा निर्मित है। एक यह स्वदेशी तकनीक है जो भारत के द्वारा निर्मित है। अगले में फैक्ट की बात करूं आपसे, तो अगला फैक्ट जो हमारे पास में आ रहा है, वह अगला फैक्ट है कि 5 उपग्रह कार्टोसैट श्रृंखला के छोड़े जा चुके हैं। कितने छोड़े जा चुके हैं? 5 उपग्रह अभी तक छोड़े जा चुके हैं। कितने उपग्रह? यानी इस श्रृंखला के 5 उपग्रह। यानी ये जो कार्टोसैट जो श्रृंखला है ना, ये जो कार्टोसैट जो श्रृंखला है, यानी ये जो कार्टोसैट श्रृंखला है, ये भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यानी कार्टोसैट श्रृंखला भारतीय रिमोट सेंसिंग, यानी भारतीय जो रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी कार्टोसैट श्रृंखला भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम का क्या है? एक हिस्सा है, एक पार्ट है। कार्टोसैट जो फर्स्ट को जो लॉन्च किया गया था, वो 5 मई 2005 को किया गया था। कार्टोसैट फर्स्ट, मैं इसी ही टॉपिक को आगे ले रहा हूँ, इधर है, इसी को मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इधर दिख रहा होगा ना आपको, ये दिख रहा होगा ना? चलो मैं यहाँ एक चैन और डाल देता हूँ। यानी इसको लॉन्च किया गया था 5 मई 2005 को। यानी कार्टोसैट फर्स्ट वो कब लॉन्च किया गया था? 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था। उस व्हीकल का नाम था PSLV C6, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV
PSLV-C6 यह विकल था, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यानी लॉन्चिंग जो का कार्यक्रम किया गया था, तो लॉन्चिंग का कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया था? यह विकल था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग विकल C6 के द्वारा किया गया था। तो आपके सामने यह जो सैन्य भूगोल का संबंध किसके साथ है? मानव भूगोल के साथ है। हम मानव भूगोल के साथ सैन्य भूगोल के अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो आपके सामने इसकी स्थितियां उपलब्ध हैं। यानी हम बात करें कि भारत में सैन्य उपयोग यानी सेना के उपयोग के लिए एक पृथक उपग्रह कार्टोसैट छोड़ा गया है। यानी यह भारत के द्वारा निर्मित एक स्वदेशी तकनीक श्रृंखला है। यानी जिसमें 5 कार्टोसैट उपग्रह सैटेलाइट हैं। यानी 5 उपग्रह कार्टोसैट श्रृंखला के छोड़े जा चुके हैं। कार्टोसैट श्रृंखला भारतीय जो रिमोट सेंसिंग जो कार्यक्रम का हिस्सा है उसका पार्ट है। पहला जो कार्टोसैट छोड़ा गया था, फर्स्ट जो कार्टोसैट छोड़ा गया था वह 5 मई 2005 को छोड़ा गया था। उस विकल का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग विकल C5 के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल का हमारा जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो संबंध था वह टॉपिक खत्म होता है। हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है। मेरा मानना है कि यानी ये उपलब्ध करवाया गया जो विषय की सामग्री है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी शुभकामना के साथ आज हम मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसको हम समाप्ति की ओर लेकर के चलते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक इकाई है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक इकाई है। समस्त मानव समाज अर्थात जो सामाजिक इकाई है जिसमें मानव रहता है, तो समस्त मानव समाज अनेक समुदायों या समूह में क्या है? विभक्त है। क्या है? यानी समस्त मानव समाज अनेक समुदायों या किसमें विभक्त हैं? समूह में विभक्त हैं। जिसके अपने रीति रिवाज एवं परंपराएं परंपराएं जिसके अपने रीति रिवाज प्रथाएं तथा क्या होते हैं? तथा नियम होते हैं। देखिए, मानव क्या है? मानव एक सोशल यूनिट है, इकाई है।
मानव एक सामाजिक इकाई है। इकाई क्यों है? क्योंकि मानव कहाँ रहता है? मानव समाज में रहता है। अर्थात समाज किससे बना है? समाज परिवारों से बना है। अर्थात समाज किससे बना है? समाज परिवारों से बना है। और मानव कहाँ रहता है? मानव समाज में रहता है। अर्थात जब मानव समाज में रहता है तो क्या कोई अतिशयोक्ति है क्या कि मैं मानव को एक सोशल यूनिट नहीं कह सकता? नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मानव कहाँ रहता है? मानव समाज में रहता है। तो क्या मानव को समाज की इकाई नहीं है? मानव समाज की इकाई है, जिसमें मानव क्या करता है? मानव रहता है। समस्त मानव समाज अनेक समुदायों, यानी समस्त जो मानव समाज है वो अलग अलग अपने अपने समाज के जो भाग हैं, विभाग, कम्युनिटीज हैं, अलग अलग समुदायों या समूह में विभक्त है। यानी मानव का जो समाज, जो ह्यूमन जो बॉडी है, संपूर्ण ह्यूमन बॉडी है, वो अपने अपने कम्युनिटी में विभक्त है, क्लासिफाइड है, उसका वर्गीकृत कर रखा है। यानी उसके अलग अलग, क्योंकि एक समाज के अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी प्रथाएं और अपने नियम होते हैं। यानी हर एक समाज के अपने नियम होते हैं, अपने प्रथाएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। तो हर एक समाज अपने अपने समुदाय में, कम्युनिटीज में विभक्त है। सभी मैं ये कह सकता हूँ कि संपूर्ण पृथ्वी पर ये मानव समुदाय है, तो है संपूर्ण पृथ्वी पर मानव समुदाय है। मानव एक सामाजिक इकाई है, हाँ, मानव समाज की एक इकाई के रूप में शामिल है। लेकिन ये समाज भी अलग अलग समुदायों में विभक्त है और उस समुदाय की अपने रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने रीति रिवाज हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी प्रथाएं हैं और उस समाज के अपने अलग नियम हैं। जिस समाज में उस मानव का समुदाय है, उसमें जिस समुदाय का वह मानव है, तो उसके अपने अलग प्रथाएं, अलग नियम, अलग परंपराएं और अलग उसके रीति रिवाज होते हैं। अर्थात इन सब पर अर्थात इन सब पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पाया जाता है। अर्थात भौगोलिक वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी निश्चित रूप से क्या होता है? पाया जाता है। अतः समाजशास्त्रीय अतः जो विभिन्न प्रकार के जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है, समाजों के अध्ययन है, अतः समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भौगोलिक ज्ञान
अतः समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भौगोलिक ज्ञान आवश्यक होता है। भौगोलिक ज्ञान आवश्यक होता है, अर्थात जिस समाज के अपने नियम हैं, जिस समाज के अपने नियम हैं, अर्थात जिसके अपने प्रथाएं हैं, जिसकी अपनी परंपराएं हैं, जिसके अपने रीति रिवाज हैं, मैं उस समाज की आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है, यानी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव निश्चित रूप से पाया जाता है। कौन से रूप से पाया जाता है? निश्चित रूप से पाया जाता है। यानी मैं बात करूं अर्थात यानी इनका प्रभाव क्या पाया जाता है? निश्चित रूप से पाया जाता है। किन पर पाया जाता है? यानी उस समाज के रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर, प्रथाओं पर और नियम पर निश्चित रूप से पाया जाता है जिस समाज में वह मानव रह रहा है। जिस समाज में वह मानव रह रहा है उस समाज के विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, उन पर प्रभाव पाया जाता है उस भौगोलिक वातावरण का, कि जिस भौगोलिक वातावरण में मानव रहता है तो उसी प्रकार की उसकी रीति रिवाज होंगे, उसी भौगोलिक वातावरण के अनुसार उसकी परंपराएं होंगी, उसी भौगोलिक वातावरण के अनुसार उसकी प्रथाएं और उसके क्या होंगे? उसके नियम होंगे, अर्थात उसके नियम होंगे। यानी सामाजिक भूगोल कौन सा भूगोल है? सामाजिक भूगोल, जिसको हम कौन सी ज्योग्राफी कह रहे हैं? सोशल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी कह रहे हैं हम? उसको हम सोशल ज्योग्राफी के नाम से जान रहे हैं। मानव भूगोल की एक क्या है? एक प्रमुख शाखा है। एक प्रमुख क्या है? एक प्रमुख ब्रांच है, एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, जिसमें पर्यावरण के संबंध में, जिसमें पर्यावरण के संबंध में मनुष्य के विभिन्न सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है। देखिए आप, हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक भूगोल यानी सोशल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? सोशल ज्योग्राफी मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। हाँ, जरूर शाखा है मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखा है, क्योंकि हम मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? हम मानव भूगोल में मानव और मानव के समाजों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मानव
और मानव के समाजों का अध्ययन करते हैं। किस में अध्ययन करते हैं? हम मानव भूगोल में मानव और मानव के समाजों का अध्ययन करते हैं। जब मानव और मानव के समाजों का हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं, अर्थात मानव भूगोल में हम समाज का अध्ययन करते हैं, तो समाज परिवार से बना है, परिवार व्यक्तियों के समूह से बना है, अर्थात उससे क्या बना है? उससे सामाजिक भूगोल बना है। क्योंकि समाज में मानव रहता है, तो हम उस सामाजिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? हम सामाजिक भूगोल में मानव का अध्ययन करते हैं। जब सामाजिक भूगोल में मानव का अध्ययन करते हैं, तो समाज भी किसका हिस्सा है? मानव भूगोल का हिस्सा है। क्योंकि व्यक्तियों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं, व्यक्तियों से मिलकर परिवार बने हैं, परिवार से समाज का निर्माण हुआ है, तो समाज का अध्ययन हम किस में करते हैं? मानव भूगोल में। तो क्या मानव भूगोल के अलावा समाज है? नहीं, मानव भूगोल के अलावा समाज नहीं है। समाज में किस भी शामिल है? उसी मानव भूगोल में शामिल है, जिसमें पर्यावरण के संबंध में, यानी इस सामाजिक भूगोल में रहने वाले उस समाजों का हम संबंध किसके साथ स्थापित करते हैं? हम पर्यावरण के साथ स्थापित करते हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ स्थापित करते हैं। मनुष्य के विभिन्न कौन से पक्ष? मनुष्य के विभिन्न सामाजिक पक्ष, यानी मनुष्य के विभिन्न जो सामाजिक पक्ष हैं, कौन से पक्ष हैं? मनुष्य के विभिन्न जो सामाजिक पक्षों के क्षेत्रीय व्यवस्थापन, यानी मनुष्य के विभिन्न जो पक्ष हैं उनका क्षेत्रीय व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य के जो सामाजिक पक्ष हैं, जैसे सामाजिक पक्ष की बात करूं, व्यवसाय करने के लिए मानव विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियों का संचालित करता है। मानव विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करेगा तो व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करेगा, अर्थात अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो क्या वो सामाजिक पक्ष नहीं है? क्या उस मानव के साथ, क्या उसके मानव के अन्य परिवार के सदस्य नहीं है? क्या उनका भरण पोषण नहीं करेगा? और भरण पोषण नहीं करेगा तो वो क्या किसी प्रकार की आजीविका से नहीं जुड़ेगा? वो किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेगा। तो हम व्यवसाय की बात करते हैं कि मानव जिस रीजनल पहले से में रह रहा है, जिस क्षेत्रीय पक्ष पर रह रहा है, जिस क्षेत्र स्थान विशेष पर रह रहा है, उसकी व्यवस्था कैसी है वहाँ की? क्या वहाँ प्राथमिक व्यवसाय अधिक है? क्या वहाँ द्वितीयक व्यवसाय अधिक है? क्या वहाँ यानी आपका टेरिटरी या क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन अधिक है? वहाँ पर व्यवसाय यानी क्षेत्रीय व्यवस्थापन, उस क्षेत्र विशेष की व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? मानव के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे आवास से संबंधित हो, और मानव का स्वभाव, मानव की प्रकृति पर भी वहाँ के सामाजिक पक्षों का अध्ययन पड़ता है। तो हम उनका अध्ययन किसके रूप में करते हैं? पर्यावरण के साथ हम सामंजस्य बिठा करके, पर्यावरण के साथ हम संबंध स्थापित करके, और हम क्या करते हैं? उसका अध्ययन करते हैं। अगला फैक्ट है कि मनुष्य निर्मित समाज हम बात कर रहे हैं अगले फैक्ट की। मनुष्य निर्मित समाज विभिन्न विभिन्न जाति संगठनों में विभाजित है, जिसके भिन्न भिन्न क्या हैं? जिसके अलग अलग अपने रीति रिवाज एवं परंपराएं पाई जाती हैं,
इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के ज्ञान के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। देखिए आप, मनुष्य निर्मित समाज, यानी मैंने आपको अभी भी कहा था, यदि मैं समाज की बात करूं, यदि मैं आपसे सोसाइटी की बात करूं, तो सोसाइटी में कौन रहता है? सोसाइटी में मनुष्य रहता है। सोसाइटी में कौन रहता है? सोसाइटी में मानव रहता है। अर्थात मैं बात करता हूं कि वह समाज जो मानव के द्वारा निर्मित है, वह सोसाइटी जिसमें ह्यूमन बॉडी निवास करती है, जिसमें मानव समाज, जिसमें उस समाज में मानव रहता है, तो विभिन्न जाति संगठनों में विभाजित है। और वह समाज, वह मानव समाज, उसमें विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं, अर्थात वह जातियों में विभाजित है, वह अर्थात वो जाति संगठनों में विभाजित है। यानी जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं, उस समाज का निर्माण मनुष्यों के द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा हुआ है। तो मैं उस समाज की आपसे बात कर रहा हूं, जिस समाज जो समाज किससे निर्मित है? मानव के द्वारा निर्मित है। अर्थात वह मानव जिस समाज का हिस्सा बने हैं, यह मानव जिस समाज का हिस्सा बने हैं, वह किससे हैं? वह मानव विभिन्न प्रकार के जातियों से हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के संगठन से हैं, जिसके भिन्न भिन्न रीति रिवाज होते हैं। अपने जाति के अनुसार उन मनुष्यों के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी परंपराएं पाई जाती हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के ज्ञान के लिए, यानी उन व्यक्तियों के सामाजिक ज्ञान के लिए हमारे को उस स्थान का चयन करना होगा, उस स्थान पर जाने के लिए किसी मार्ग का सहारा लेना होगा, वहां पर पहुंचने के लिए वहां का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की जानकारी करनी होगी। यदि इस प्रकार की विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं, तो वह शास्त्र हमारे पास में कौन सा शास्त्र आता है? ज्योग्राफी नाम का एक, मानव भूगोल नाम का क्या आता है? मानव भूगोल नाम का हमारे पास में वह शास्त्र आता है। आगे है जनसंख्या नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियां, जनसंख्या नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियां समाजों के विभिन्न वर्गों का समाजों के विभिन्न वर्गों का संगठन एवं कार्य आदि ऐसे कारक हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल
एवं समाजशास्त्र दोनों विषयों में प्रमुखता या प्रमुख रूप से किया जाता है। देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जनसंख्या का अध्ययन हम मानव भूगोल में ही करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में ही करते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों यानी बस्तियों के सेटलमेंट्स के प्रकार जो हमारे पास में आते हैं, यानी जो बस्तियों के जो प्रकार हमारे पास में आते हैं, तो हम बस्तियों के प्रकारों की यदि हम बात करते हैं तो बस्तियों के प्रकारों का अध्ययन भी हम कौन से भूगोल में करते हैं? हम मानव भूगोल में ही करते हैं, ठीक है ना, हम मानव भूगोल में ही करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि विभिन्न वर्गों का संगठन, जो विभिन्न प्रकार के मानव वर्ग हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो मानव वर्ग हैं, यदि मैं उन मानव वर्गों की आपसे बात करता हूँ, यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं और उस समाज में विभिन्न प्रकार के क्या हैं, और उस समाज में विभिन्न प्रकार के मानव वर्ग हैं, मैं उन मानव वर्गों की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन विभिन्न प्रकार के मानव वर्गों का संगठन एवं कार्य आदि ऐसे कारक हैं। अर्थात जनसंख्या, मानव जिस स्थान पर रहता है तो मानव किसी न किसी यानी जो ज्यामितीय आकृति की बस्तियां हैं, मकान है, उनका निर्माण तो करेगा ना। जब उनका निर्माण करेगा और उस क्षेत्रीय स्थान विशेष पर जो मटेरियल उसको उपलब्ध होगा उनको प्रयुक्त तो करेगा ना, उनको काम में तो लेगा ना। यानी वर्गों यानी विभिन्न प्रकार की बस्तियां, यदि नगर जैसी संरचना है तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं वो नगरीय बस्तियां होगी, और ग्रामीण जैसी संरचना है तो वह ग्रामीण बस्तियां होंगी, और उनका संगठन, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उन बस्तियों में किए जाने वाले कार्य आदि कारक हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल और समाजशास्त्र दोनों में किया जाता है। हम आगे करते हैं प्रोफेसर रीड महोदय के अनुसार, यानी प्रोफेसर रीड महोदय के अनुसार, प्रोफेसर रीड महोदय के अनुसार, प्रोफेसर जो हमारे रीड महोदय हैं, यदि हम उनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, यदि हम उनकी परिभाषा की बात करते हैं, मानव समाज का अध्ययन मुख्य रूप से समाज का अध्ययन मानव समाज का अध्ययन मुख्य रूप से, प्रोफेसर जो रीड महोदय कह रहे हैं कि मानव समाज का जो अध्ययन किया जाता है, मानव समाज का अध्ययन मुख्य रूप से भौतिक दशाओं, प्राणी जगत, भौतिक दशाओं के साथ प्राणी जगत एवं मानव तत्वों आदि कारकों के आधार पर किया जाता है। देखिए आप, हम बात करते हैं जो प्रोफेसर रीड्स हैं, जो प्रोफेसर रीड्स हैं,
उन्होंने भी मानव समाज के मध्य यानी समाजशास्त्र के मध्य और समाजशास्त्र के साथ साथ उन्होंने भी किसके भूगोल के मध्य संबंधों की व्याख्या की है। और वो किस प्रकार से व्याख्या की है आप देखिए कि मानव समाज का अध्ययन मुख्य रूप से भौतिक दशाओं, तो भौतिक दशाओं की आप बात करोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी नहीं हो गई क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। मानव समाज का अध्ययन मुख्य रूप से भौतिक दशाओं, प्राणी जगत अर्थात वहां पर उन भौतिक दशाओं पर निवास करने वाले जूलॉजिकल कम्युनिटी यानी प्राणियों का समुदाय, वह प्राणी जगत एवं मानव तत्व एवं मानव के विभिन्न प्रकार, मानव से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के तत्व आदि कारकों के आधार पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आदि जो कारक है उनके आधार पर अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार के विचार आखिरी हमारे पास में समाजशास्त्र के साथ संबंध है कि इसी प्रकार के विचार, किस प्रकार के विचार, दोनों के संबंध को प्रोफेसर ब्रायन हुस्टन, लिपले वैक्विन आदि समाजशास्त्रियों ने भी रखे हैं। यानी इस प्रकार के विचार, दोनों के मध्य जो संबंधों के विचार हैं, वो दोनों के प्रति जो संबंधों के विचार किन्होंने रखे हैं, यानी दोनों के प्रति जो संबंधों के विचार हैं वो रखे हैं प्रोफेसर ब्रायन महोदय ने, और ब्रायन महोदय के साथ साथ रखे हैं प्रोफेसर किसने, यानी इसी के साथ साथ हम बात करें कि हुस्टन महोदय ने, लिपले ने, वैक्विन महोदय ने, यानी ये सारे कौन है, समाजशास्त्री हैं। तो इन्होंने भी समाजशास्त्र के साथ यानी भूगोल के विचारों को नहीं नकारा है, इन्होंने भी इसको नहीं नकारा, उन्होंने भी इनके विचारों को माना है कि यानी किसी न किसी प्रकार से मानव शास्त्र पर यानी समाज शास्त्र पर किसका प्रभाव पड़ता है, समाज शास्त्र पर किसी न किसी रूप में भूगोल का प्रभाव, चाहे भौतिक तत्वों के रूप में हो चाहे सांस्कृतिक तत्वों के रूप में वो प्रभाव पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।